नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज 3 दिन की जो बेंगलुरु में बैठक चली संघ की, उस संघ के बैठक के भीतर से एक बड़ी खबर है, बड़ी नहीं बहुत बड़ी खबर। जो खबर हमें भीतर खाने से मिली है सूत्रों के हवाले से, अगर वो खबर धरातल पर उतरी तो पिछले 11 साल में सबसे बड़े परिवर्तन का वक्त आ चुका है। बेंगलुरु में मोदी की विदाई की तारीख फाइनल कर दी गई है। अब बस 6 महीने और, सिर्फ 6 महीने नरेंद्र मोदी के पास हैं। विदाई की तारीख फाइनल है। विदाई कैसे होगी, बाकायदे उसके लिए भी प्लान है। ऐसा नहीं है कि बस जैसे कुर्सी खाली करो और दूसरे को बिठा दो। बाकायदे संघ का जो तरीका है काम करने का, कार्यशैली है, उसी के अनुरूप ये जो विदाई का पूरा प्लान है, उसी के अनुरूप बना हुआ है। अंदर खाने से जो खबर आई है, 3 दिन की बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के क्या-क्या मसला था, आपको पहले चर्चा में हम लोग बता चुके हैं। आज पूरा इसका जो बैकग्राउंडर है और जो प्लान बना है, ये जो भीतर से खबर आई है, पूरी की पूरी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सारी खबर भाऊ लेकर के आ रहे हैं। कंट्रोल रूम जोड़िए भाऊ को फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। प्रणाम। ये 3 दिन की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस बैठक के पहले से हम लोग कयास लगा रहे थे कि मोदी और शाह ने चुनौती दे दी है संघ को। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कतई नहीं तैयार है संघ, और मोदी का जो खेमा है कि संघ की सहमति से हम बनाएंगे, वो अपने मन का अध्यक्ष चाहते थे। हम अध्यक्ष पे लटके हुए थे, यहां तो प्रधानमंत्री पर बात हो रही थी। हम लोग पीछे रह गए थोड़ा। देखिए आशीष, सवाल ये है कि संघ चाहता था कि संघ की प्रतिनिधि बैठक के पहले नया अध्यक्ष का निर्वाचन हो, हम्म। लेकिन जानबूझ के ये मामला अटका था नामों के ऊपर। संघ ने हम्म। जो 2 नाम दिए थे, जो सबसे पहले हमने घोषित किए थे, उन नामों हम्म। पे एक के नाम पे एक तैयार तो दूसरे के नाम पे दूसरा तैयार, दोनों मिलके मोदी खेमे में एक नाम पे कोई तैयार नहीं था। हम्म। वसुंधरा जी के लिए तैयार मोदी जी थे, लेकिन जोशी का नाम सुनते से ही वो आंख लाल हो जाती है, और उधर वसुंधरा जी का नाम सुनते से आंख लाल होती है और जोशी चल जाते हैं। हम्म। क्योंकि बीच में ये भी खबरें थी कि जोशी जी की और शाह जी की मीटिंग भी हुई, हम्म। और जब मेरे सोर्सेज से पूछा गया तो वो नरोवा कुंजरोवा बात हुई नहीं हुई, लेकिन वो उस मामले में नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, हाँ आए थे लेकिन उसले के लिए नहीं आए थे, इस टाइप की बात होती रही। हम्म। अब इतना समझ में आता ही है कि ये यदि लोग मिलते हैं तो सिर्फ एक दूसरे की हाल हवाल पूछने नहीं मिलते, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हाँ। राजनीतिज्ञ है। और अभी एकदम प्रेम ऐसा उमड़ में आता है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन पता पड़ गया, जो आदमी गार्डनों में बैठ बैठ के अपने लोगों से जनसंपर्क साध रहा हो, उसको एकाएक आप मिलने चले जाते हो, तो समझ में आता है मजरा कुछ है। कुल मिलाकर फिर ये हुआ कि टेक्निकली यदि अमित शाह चाहते तो पूरे देश में अध्यक्ष पद की और उसमें कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। हम्म। जब आप नोटबंदी एक रात में कर सकते हो तो ये अध्यक्ष चुनाव करवाना कुछ बात। लेकिन बार बार ये बोला गया कि प्रोमिनेंट 12 राज्यों में, अभी जो बड़े राज्य है वहां चुनाव नहीं हुए, इसलिए अध्यक्ष पद का नहीं है। और फिर जेपी नड्डा को अभूतपूर्व रूप से फिर 40 दिन का एक्सटेंशन दिया। हम्म। 40 दिन का एक्सटेंशन जब दिया, इसके पहले प्रतिनिधि सभा बहुत पहले मार्च में ही होती थी, इस बार लंबी खींची, मतलब 16-17 मार्च की जगह 21, 22-23 जो आखिरी वीक में गई मार्च की, वो इसीलिए कि नए अध्यक्ष आए। उन्हें कहा था कि जेपी नड्डा से वो मिलेंगे नहीं, लेकिन जेपी नड्डा को 40 दिन का फिर एक्सटेंशन दिया, फिर जेपी नड्डा को भेजा गया फॉर्मेलिटी के लिए। हम्म। लेकिन जो बात अंदर छन के आई है, भले ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताएंगे, लेकिन अंदरूनी संघ जल भुन के बैठा हुआ है कि हमने अध्यक्ष बोलने पे भी यदि आप नहीं सुनते तो ये बदतमीजी सहन नहीं। अब आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई, हम्म। मैं बार बार कहता हूं, ये संघ के अपने अस्तित्व की लड़ाई। हालांकि अंधभक्त कहते हैं कि ये यूं ही खबरें देते रहते हैं, लेकिन यदि संघ चालक इस देश में ऐसा हुआ नहीं कि संघ चालक को ट्रोल करने वाले उसने अपने लोग हो। हम्म। ऐसा नहीं कि बाला साहेब देवरस से लेके गुरु गोलवलकर से लेके लोगों ने ट्रोल किया है। ट्रोल किया मतलब तो सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन अपोज किया है। लेकिन वो हम्म। अपोज करने वाले विरोधी पक्ष हुआ करते, जो राइटिस्ट नहीं थे, जो हिंदुत्व की बात नहीं करते, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाज, जो भी बाकी राजनीतिक दल हो, वामपंथी हो, वो हमेशा संघ को टारगेट करते थे। लेकिन संघ के अपने लोग, जिनको संघ ने पैदा किया, वो संघ चालक को ट्रोल करे।
ये बात अकल्पनीय है। तो कहीं ना कहीं संघ को ये बात समझ में आ गई कि ये सिर्फ यहां कहने भर की बात नहीं थी कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पे हैं। ये कहने भर की बात नहीं थी, ये पहले इंप्लीमेंट हुआ और बाद में कहा गया। तो संघ को ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन कोई अपनी गलती स्वीकार तो करता नहीं। तो सवाल ये है कि यदि अध्यक्ष पद आपका नहीं, तो फिर 75 साल का जो एक लाइन खींची गई, और हाँ। लाइन 75 साल की किसने खींची? 75 मोदी साल की जी। लाइन खींची मोदी जी ने, और संघ को पूछ के खींची। तब संघ को यह सुविधाजनक था, क्योंकि आडवाणी जी को घर बैठाना था, मुरली मनोहर जोशी को घर बिठाना था, यशवंत सिन्हा को घर बिठाना था। इस कड़ी में बाद में नहीं चाहते हुए भी सुमित्रा महाजन जी को घर बिठाया गया। उसमें अमित शाह जी का रोल बहुत बड़ा रहा कि ताई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती। मैं व्यक्तिगत रूप से इतना कंफर्म आपको बता सकता हूं और झूठ नहीं बोलूंगा कि ताई जी ने पहले ही विड्रॉ कर लिया। ताई ने कहा था बहुत हो गया, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूं। लेकिन एकाएक फिर ताई को चुनाव लड़ने की क्या उत्साह आ गया ना। मैं ताई जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। एक बार उन्होंने बोल दिया तो पत्थर की रीख है, लेकिन पार्टी के सामने ताई झुक जाती कई बार। तो उसके बाद ताई जी को यह बोला गया, मोदी जी द्वारा बोला गया कि आपको चुनाव की तैयारी करनी है, ये चुनाव बहुत क्रूशियल है, इस बार आखिरी चुनाव है आपका और ये लड़ना है। और जब ताई ने तैयारी शुरू कर दी तो पूरे देश के टिकट क्लियर हो गए, लेकिन इंदौर का टिकट क्लियर नहीं हुआ। बाद में जो गवर्नर थी मध्य प्रदेश की, आनंदीबेन, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ताई आप मत लड़िए। तो ताई ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 2 मिनट में, पार्टी का आदेश हुआ तो, और कहा कि भाई इंदौर का टिकट जल्दी फाइनल करिए, क्योंकि इंदौर की सीट जीत, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती, उसको भी दे दी। और फिर नया उम्मीदवार दिया गया, और ताई ने जी जान मेहनत लगा कि जितवा के बिलाई। आज भी ताई जब भी पार्टी का प्रचार के लिए जाती है, जब भी पार्टी का काम पड़ता है, पार्टी बुलाती है, ताई जाती है। ताई रिटायर्ड हो गई है, लेकिन ताई को रिटायर्ड करवाया गया। ताई रिटायर्ड होना चाहती थी, जबरदस्ती ताई को कहा गया कि लड़ो। और जब लड़ने की तैयारी की तो कहा, क्योंकि ये अमित शाह ने खेल किया, अमित शाह तब से पावरफुल होने लगे। तो आपने 75 के नाम पे, येदुरप्पा को आपने 75 के नाम से घर बिठा दिया, तो आप 75 के नाम से घर बिठाए। तो मैंने मेरे सोर्स को पूछा, तो मैंने ऐसा तो आप अध्यक्ष के लिए भी लड़े हुए थे, लेकिन अध्यक्ष तो नहीं बना अभी। उन्हें कहा लेकिन अध्यक्ष एक सेमीफाइनल था, फाइनल जो है वो 17 सितंबर 2025 को है, जिन मोदी जी 75 साल पूरे हो। सोर्सेज ये भी कहते हैं कि मोदी जी भी मानसिक रूप से तैयार है, लेकिन ये ऑनरेबल एग्जिट चाहते, एक अच्छे करियर के बाद आडवाणी जी जैसे नहीं जाना चाहते। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति भी बनाया जाए, कोई बड़ा पद दिया जाए। हो सकता है वो स्वयं ही कहे कि अब मैं अपने आप को इसके लिए समर्पित करता हूं, और कोई एक नया, जैसा नानाजी देशमुख ने शुरू किया था वैसा कुछ शुरू करे। कई बातों पे बात हो रही, लेकिन अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये अब बीजेपी नहीं तय करेगी, ये संघ तय करेगा। संघ तय करेगा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, और उसके लिए यदि पार्टी टूटती है तो उस कागार पे संघ पहुंचा है। यही सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए एक बात, जिस इकोसिस्टम में मोदी या शाह बैठे हैं, इस इकोसिस्टम के बारे में एक चीज मैं मतलब फाइनल अपने मन में मानता हूं कि इस इकोसिस्टम में जो आदमी बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है बोलता नहीं। ये भले प्राथमिक दृष्टि से आप देखेंगे तो भले लगे कि मोदी जी भी सेफ एग्जिट के लिए तैयार हैं, लेकिन मोदी जी बोल रहे होंगे, मोदी जी मन से मुझे नहीं लगता है कि वो चाह रहे होंगे अभी। देखिए आशीष जी,
राजनीति में कोई भी रिटायर्ड होना नहीं चाहता, हाँ। उस चेयर से मरने के बाद ही जाना चाहता है, हम्म। लेकिन उससे ज्यादा बदतर स्थिति ना हो। हम्म। यदि मैं आपको कहूं, कल आप मुझे कहे कि भाऊ आप न्यूज लॉन्चर में जो भी काम करते हैं आप खुद ही अनाउंस करके बोल दीजिए कि अब मैं उम्र हो गई है, अब मैं नहीं करना चाहता, धन्यवाद आपको, तो हम भी कहेंगे कि भाऊ का आशीर्वाद रहेगा और भाऊ का है हमेशा, और भाऊ के नाम से ये प्रोग्राम चलता रहेगा, भले ही भाऊ नहीं रहे, ये आप इज्जत करो। और यदि मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो नहीं निकलूंगा, फिर एक दिन आप कहोगे कि ये अशोक वानखड़े जो मिड डे मुद्दा में वानखड़े है, ये हम बंद कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही वाहियात आदमी है और इसने इस चैनल को बर्बाद कर दिया। तो मैं, दो ऑप्शन है मेरे पास, मेरी नियति तय है, अब मैं जाऊं कैसे? सम्मानजनक स्थिति से जाऊं या अपमानित होकर जाऊं? आडवाणी जी के लिए ऑप्शन थे सम्मानजनक जाने के। आडवाणी जी यदि स्वयं अनाउंस करते गोवा के अधिवेशन में जाकर कि अब उम्र हो गई है, कब तक मुझसे तुम करोगे, अब नहीं, अब हमको बैठना है, हम अब नहीं बनना चाहते। मुझे एक मैं बता रहा हूं सम्मानजनक एग्जिट कैसी होती। स्पीकर कौन होगा इसके लिए बहुत स्पेकुलेशन थे, ताई का भी नाम चल रहा था, आडवाणी जी का भी नाम चल रहा था, कोई किसी को कंफर्म नहीं था। हम ताई जी को पूछते थे कि आपको कुछ बोले? नहीं, मुझे कुछ बोला नहीं गया, बताया नहीं गया। मीडिया चला रहा है, लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें झूठ क्यों बोलूं? मुझे वाकई किसी ने नहीं बोला कि आपको स्पीकर बनना है। और बोले हो गया, अब नई पीढ़ी आ गई है, आडवाणी जी गए, अटल जी गए, ये रिटायर्ड हो गए, बोले हम उन्हीं की टीम के लोग हैं, तो हम भी रिटायर्ड हो रहे हैं, तो हमें आशा भी नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद जब सरकार बनने का तय हुआ, मोदी जी का तय हुआ, जब सरकार बिल्कुल अब स्पीकर की बात आ गई, तो ताई जी को ढूंढा गया, ताई जी को प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, मोदी जी ने, और जब ताई जी को बुलाया तो मोदी जी ने कहा कि ताई आप कहां हो, दिख ही नहीं रही हो। तो ताई ने कहा हम तो अब पीछे बैठे हैं नरेंद्र भाई, अब बागडोर आप लोगों के हाथ में है, अब तो हम पीछे बैठ के देखेंगे, आप सरकार चला रहे हैं, हम खुशी से देखेंगे कि चलो अगली पीढ़ी सब संभाल रही है। तो मैं पीछे बैठ के आराम से बैठी। तो बोले अरे अपने राजनाथ जी ने कुछ नहीं बताया, किसी ने कुछ नहीं बताया। ताई बोले क्या? बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी, आपको हाउस संभालना है, स्पीकर बनना है आपको। ताई बोले ये सोच समझ के बोल रहे हो आप? बोला हाँ ताई, आप हाउस संभालिए क्योंकि आपने पहले भी हाउस संभाला है, रोस्टर ड्यूटी में आपने बहुत काम किया है, और सबका कहना है कि ताई जी अच्छा संभाल पाएंगे। फिर हम सरकार देखेंगे, आप थोड़ा सा सदन देखिए। ताई बोले जैसी आपकी इच्छा, क्योंकि स्पीकर के लिए फॉर्म भरना नहीं होता है, स्पीकर के लिए एनओसी देना होता है उम्मीदवार को, फॉर्म तो पार्टी भरती है। तब ताई जी ने वहां से जब होके आई, तब ताई जी ने बुलाया और कहा कि अभी ये बात हुई है और मुझे अब बोला गया कि तू स्पीकर बन। लेकिन ताई ने ये मन में तय कर लिया था कि अभी नहीं बनना है तो ऑनरेबल एग्जिट कर, 10 जगह क्यों प्रयास करो, इसको बोलो उसको बोलो उसको बोलो। तो ताई जी ने कहा कि नरेंद्र भाई बहुत अच्छा लगता है, अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, हम हाउस में पीछे बैठ के देखेंगे जब अगली पीढ़ी सरकार चला रही है। ऐसा यदि आडवाणी जी कहते जाते तो शायद आडवाणी जी राष्ट्रपति भी बनते और आडवाणी जी का बहुत बड़ा ओहदा होता। लेकिन आडवाणी जी आप फूफा बन के बैठ गए दिल्ली में, जब गोवा में हो रहा था तो उसका रिपोर्टेशन यह आया कि आडवाणी जी घर पे पत्थर फेंके। जो लोग आडवाणी जी की अपॉइंटमेंट मांगने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते थे, इधर उधर अप्रोच करते थे, वो लोग पत्थर फेंक रहे थे, ये दुर्भाग्य है। तो ये तो इशारा मोदी जी के लिए नहीं, देखिए आडवाणी जी से बड़ा आदमी बीजेपी में था क्या, मुझे बताइए ना। ये बीजेपी बनाई हुई है, मोदी बनाए हुए हैं आडवाणी के। अटल जी का तो सॉफ्ट हिंदुत्व था, हार्ड हिंदुत्व। इवन जिन्होंने आडवाणी जी को बर्फ में लगाया उसके लिए लड़े आडवाणी। हाँ
यदि गोधरा के बाद मुख्यमंत्री पद पे बने रहे मोदी जी, तो उसका पूरा श्रेय आडवाणी जी को जाता है, हाँ, टोटल। और ऐसा नहीं कि आडवाणी जी ऑनरेबल एग्जिट नहीं होती, आडवाणी जी की ऑनरेबल एग्जिट होती। आडवाणी जी मेंटल रूप से तैयार भी हो गए जब गडकरी अध्यक्ष थे। गडकरी जी ने उनको कहा था कि संघ चाहते कि आप ऑनरेबल एग्जिट करें और पूरी इज्जत के साथ होगा, मैं शब्द देता हूं आपको। लेकिन जैसे ही मेंटली वो तैयार होते थे, फिर आडवाणी जी की एक तो बेटी चार नहीं, और प्रतिभा के चार और साथ, नहीं, दो तीन एक ग्रुप थे उसमें। एक तो प्रतिभा के साथ कुछ पत्रकार जुड़े हुए, जिन्होंने सेक्रेटरी कौन होगा और कैबिनेट कौन सेक्रेटरी होगा ये तय कर रखा था। और ये D4 जिसमें वेंकैया भी थे, जिसमें सुषमा जी भी थी, जिसमें अनंत कुमार भी थे, जिसमें जेटली जी। जेटली ये ना D4 को लगा कि बाबा आप तो ऑनरेबल एग्जिट होगा, हमारी दुकानों का क्या होगा। इसके लिए उनको कभी मेंटली, जैसे ही वो मेंटली तैयार होते, ये जाके ब्रेन वॉश करते, नहीं नहीं प्रधानमंत्री पद अपने को, अपने प्रधानमंत्री बन रहे, फालतू की बात कर रहे, गडकरी क्या औकात रखता है, क्या समझता है, मामला पलट जाता। फिर इनको लगा ये गडकरी ही प्रॉब्लम है, तो फिर गडकरी को निपटाओ। वो तो खैर पूर्ति से वो कैसे तो निपटाया, कैसा कैसा हो गया सब जानते सब हैं। जेटली जी की, सब जेटली, अरुण जेटली, सब जेटली जी की कृपा। हाँ। और फिर इन D4 ने अपना दुकान चलाने के चक्कर में गुजरात आगे किया। जैसे आप गुजरात को हैंडल करने दो, आप देखिए इनको भी घर बिठा देंगे और अपनी भी दुकान बन देंगे। वो हो गया सुइसाइडल। वो गुजरात था, वो जानता था इनकी दुकान के चक्कर में मुझे कर रहे थे, सबसे पहले इनकी दुकानें बंद कर दी। ये चारों में से एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि हम आत्मसम्मान के साथ मंत्रिमंडल में। सुषमा जी को रिटायर किया गया जबरिया। जेटली जी का यह हाल था कि जिस पोर्टफोलियो जेटली देखते थे वो उन्हीं को पता नहीं होता था वहां क्या हो रहा है। वेंकैया जी का तो आपने देख लिया कि रात को 12 बजे राज्यसभा क्लियर हो गई, बीपीपी आ गया था। और उनको जबरदस्ती, वो उमापति बनने के लिए तैयार थे, बोले आई एम वेरी हैप्पी एज उमापति। उनके पत्नी का नाम उमा जी है, लेकिन उनको उपराष्ट्रपति बना दिया और बर्फ में लगा दिया। अनंत कुमार जी तो बेचारे वैसे ही चले गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि ये, देखिए एक बात तो हमेशा राजनीति में है, वन हैज टू बी हार्टलेस। और ये दिल्ली के गद्दी का पता नहीं, दिल्ली का आबो हवा ऐसी, दिल्ली के सत्ता का संघर्ष बहुत खराब है। और दिल्ली के सत्ता संघर्ष में हमेशा अपनों का बलि गया है, चाहे पिता हो चाहे भाई हो। तो ऐसे में मोदी जी कैसे अलग हो सकते हैं। वो सीरियल था ना, साज भी कभी बहू थी। इसका उल्टा समझिए, बहू को भी एक दिन सास बनना है। तो जितनी इज्जत आप अपनी सास की करोगी, उतनी इज्जत आपकी बहू आपकी करेगी। आप बहू को प्रताड़ित करोगे या बहू होते हुए आप सास को प्रताड़ित करोगे, और जब आप सास बन जाओगे फिर आपको भी आपकी बहू प्रताड़ित करेगी। ये बस वही होता है। लेकिन भाऊ एक एक बात और इसमें अभी एक एंगल अभी छूटा हुआ है। ठीक है, मोदी जी सेफ एग्जिट के लिए तैयार हैं, सम्मानजनक विदाई के लिए तैयार हैं। अमित शाह तैयार कैसे हो जाएंगे? उनके सपनों का क्या, जो इतने लंबे वक्त से उन्होंने पाल रखे सपने, वो सपने जब जमा होने को आए, तो जब सपने जमा होने को आए तो मुझे लालू यादव का भाषण याद आता है लोकसभा में। उन्होंने कहा भाई प्रधानमंत्री तो मैं भी बनना चाहता हूँ। इस सदन में सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, हर एक के मन में सुप्त इच्छा है, बन जाए तब ना, बन जाए तब ना। बनना तो सब चाहते हैं। कभी देवगौड़ा की लॉटरी लगती है, कभी नहीं, कई लोगों की नहीं लगती है। आखिर तक बेचारे वही किलस के चल जाते हैं।
मतलब देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन आडवाणी नहीं बन पाए, ये भी तो भाग्य है। अरे नेताजी तो मुलायम सिंह तो करीब नाम फाइनल होकर के हट गए, फाइनल होगा। नहीं हो पाया। हाँ? बासु जी का लेफ्ट बंगाल के ज्योति मुख्यमंत्री बसु, हाँ ज्योति बसु का फाइनल हो गया था, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, तो नहीं बने वो। नहीं बने। हाँ तो ऐसी कई चीजें हैं। और उधर देखिए चंद्रशेखर जी ने कहा था मैं मंत्री तो बनूंगा ही नहीं, बनूंगा तो प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और बन के गए। हाँ तो ये अच्छा होता क्या है, मैंने 30 साल में देखा, मैंने अडवाणी जी को बहुत ताकतवर देखा, मैंने कांग्रेस को भी ताकतवर देखा। जब सत्ता जाती है तो आपकी हालत रास्ते के कुत्ते जैसी हो जाती है, क्योंकि ये सत्ता को नमस्ते करने वाला समाज है। उगते हुए सूरज को नमस्ते करना और डूबते हुए सूरज को गुड बाय। तो यदि प्रधानमंत्री ही संघ अपना बिठाना चाहे, या संघ का चॉइस कोई और हो सकता है राजनाथ हो सकता है योगी आदित्यनाथ हो सकता है संघ कोई तीसरा आदमी नाम सोचे आउट ऑफ ब्लू। तो संघ का यदि कोई बनता है तो फिर वो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से सरकार चलाएगा ना। भाई अटल जी को आडवाणी जी की जरूरत थी, प्रमोद महाजन की जरूरत थी, आडवाणी जी को भी प्रमोद महाजन की जरूरत थी, लेकिन प्रमोद महाजन नहीं रहे। आडवाणी जी को जेटली की जरूरत थी, लेकिन जेटली ही निपट गए, जेटली ने निपटा दिया। मोदी जी को शाह जी की जरूरत है, शाह जी को भी तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई शाह की जरूरत है ना। उनके पास कोई शाह है, क्योंकि उनके यहाँ तो सारा काम वो खुद ही कर रहे हैं। बॉलिंग भी वो कर रहे हैं, बैटिंग भी वो कर रहे हैं, फील्डिंग भी वो कर रहे हैं, विकेट कीपर भी वो है। नहीं लेकिन फिर अभी अभी एक अभी उनके लिए सवाल मुझे अमित शाह के लिए बैटिंग करने वाले जो लोग हैं उनमें मुझे कोई औकात नहीं दिखती। वो सिर्फ इसलिए है बड़े क्योंकि वो अमित शाह जी के साथ। नहीं वही कह रहा हूँ कि अभी अनुराग ठाकुर हाँ अनुराग ठाकुर की औकात अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे यदि बीजेपी ने हाथ उठा दिया तो। हाँ ये खास है अमित शाह जी की। प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, बताइए पीयूष गोयल, ये सब पैराट्रूपर है। पीयूष गोयल कैसी लोकसभा जीत गए सबको पता है मुंबई। ये इतने बड़े नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बनाए। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो अमित शाह को इसका क्रेडिट जाता है भाई। हाँ लेकिन होता क्या है, आपको यदि नेता बनाना हो तो आपका नाम प्रपोज करने वाला कोई चाहिए। आप स्वयं नहीं कह सकते कि मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ही बनूंगा। जब 10 लोग कहेंगे कि इनको बनाइए, तो मोदी जी ने सिस्टमैटिकली D4 तय कर लिए थे। उसके बाद संघ के साथ अच्छे एक इक्वेशन बना लिए थे। तब भले भैयू महाराज का उपयोग किया होगा उसमें उस समय, ये जो भैयू महाराज जो बताते थे उसके हिसाब, बाकी वो जाने। उसके बाद अमित शाह जी का जो पीछे लॉजिस्टिक है जबरदस्त तरीके से, इस बारे में कोई दो राय नहीं। लेकिन एक चाणक्य चंद्रगुप्त बन सकता है क्या, सवाल वो है। हाँ चाणक्य क्या चंद्रगुप्त बन सकता है लेकिन हालांकि ये हमने देखा है भाऊ, बहुत सारी सरकारों में बहुत सारी दर्जनों लोग तो निजी तौर पर ऐसे परिचित हैं जो मायावती की सरकार आई तो उनकी गाड़ी पे नीला झंडा था। जब सरकार अरे अखिलेश यादव आई आप तो छोड़ो, मैं तो झंडा। एक ही बेहतरीन उदाहरण देता हूँ। हाँ जिसके यहाँ कल शादी थी और लखनऊ जाम था पूरा। हाँ सहगल, नवनीत सहगल। नवनीत सहगल, मुझे बताइए कौन आदमी आज बोल सकता है, कोई माइका लाल बता सकता है नवनीत सहगल किसके है? जिसकी सत्ता उसके है। मायावती के सबसे अजीज, अखिलेश यादव आए सबसे अजीज हो गए, योगी आदित्यनाथ आए, अवनीश अवस्थी बहुत धक्का उक्का देख पीछे रखा, लेकिन फिर भी पीछे से अपना रास्ता साफ करके आगे आ ही गए, भले कुछ वक्त रहे। जो आदमी योगी का
खास हो सकता है, वो आगे आके अमित शाह का भी खास बन गया। हाँ वही करूं फिर दिल्ली। अरे कल तो जाम आपको भी खबर लग गई, हम मैं आधा घंटा खुद फंसा रहा। भाई बड़ा योगी जी भाई, का काफिला। मैंने क्या कल कहा कल भाऊ कि ये इस चर्चा से अलग बताऊं आपको। कल मुझे लगा कि सुनते थे कि वीवीआईपी कल्चर, हम लोग लखनऊ थोड़ा नहीं रहना होता है, तो वीवीआईपी कल्चर, महाराज जी को बड़ा नफरत है वीवीआईपी कल्चर से। मैं कहा अगर ऐसी नफरत हो जाए पूरे देश में वीवीआईपी कल्चर से, तो आम आदमी अपने घर में ही रहे तो ठीक है। क्योंकि ये वीवीआईपी कल्चर से नफरत करने वाले आसपास 1-1.5 किलोमीटर में, आप जो होता है ना कि सर्विस लेन से भी नहीं जा सकते, गली में भी नहीं जा सकते, लाइट भी नहीं जला सकते। हमको लगा कि साक्षात इंद्र प्रकट हुए हैं धरती पे योगी आदित्यनाथ के रूप में। ये राजा मतलब गली में नहीं जा सकते, क्या नरक मचा के रखा था। और एक वहां पर योगी 3 स्टार वाले इंस्पेक्टर साहब मिले, कहे 2 साल रिटायरमेंट है भाई साहब। अब हमने बोल दिया भाई साहब, हम कहे कि हमारे भी समय कीमत है भैया, इन्हीं लोग के समय कीमत नहीं है। तो 3 स्टार वाले एक इंस्पेक्टर ने कहा 1.5-2 साल नौकरी कटी है भैया, कट जाए, गांव जा गोबर फेंक लेंगे, लेकिन अब नौकरी करने का माहौल नहीं है नौकरी करने की स्थिति। गोबर फेंक लेंगे, ये शब्द थे, कहा गोबर फेंक लेंगे। ये है राम राज। ये राम राज है। खैर मैंने आपको अब यही आते हैं कहा, फिर मोदी राज तो पे। ये उसी पे, तो देखिए जो आज सत्ता में बैठा है, मैंने अडवाणी जी का उदाहरण मैंने देखा। हम्म, मतलब आप अडवाणी जी के यहाँ जो उनके पीए थे, हम्म, उनको वो हंस के बात कर ले तो आप समझ लेना कि आपकी जिंदगी बन गई। हम्म, बड़े बड़े वेंकैया जी से जो खास हुआ करते थे अडवाणी जी के, उनको भी हाथ जोड़ के मैंने देखा वहां पर। राज्य मंत्री की तो औकात ही नहीं थी जाके मिलने। हम्म, हम्म, उन अडवाणी जी के घर पे आज कोई नहीं जाता। ये हम्म, सत्ता है, सत्ता बहुत निष्ठुर। मैंने क्या ना, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ हार्टलेस पीपल। दिल नहीं चाहिए। हम्म। खैर लेकिन एक बताइए, फिर फाइनली हम समझें, क्या स्प्लिट अमित शाह ने जिस तरीके से संगठन और सत्ता पर नियंत्रण रखा है, आज की तारीख में 100% कंट्रोल है। मान लिया कि एकाएक चेंज हो जाए, 100% कंट्रोल में से 80% निकल जाए, 20% क्या लगता है कि ऐसा स्प्लिट लायक स्थिति बन सकती है, भाजपा टूट सकती है क्या इस निर्णय में? ये नहीं, मुझे लगता है कि जो मुझे बताया गया, देखिए हम्म, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी मोहन भागवत जी से बात हो, हम्म, 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 लेकिन मेरे सोर्सेस अपने ठीक ठाक है। हम्म, मुझे यही बताया गया कि आर पार की लड़ाई हो। हाँ, ठीक है, 70 से 100 हम्म, वो सांसद है हम्म, जो संघ की कसम खा के ही जीते। हम्म, 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 बाकी आप समझ जाओ। जो शब्द हम्म, मुझे बोले गए, मैं वही शब्द आपके सामने दोहरा। हम्म, 70 से 100 हैं, तो मतलब फिर स्प्लिट लायक स्थिति बन सकती है। लेकिन एक खबर आखिरी में आज फिर एक मीडिया रिपोर्ट है अध्यक्ष को लेके। वो मीडिया रिपोर्ट है कि 4 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा, और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक नाम और ऐड ऑन हो गया घटने के बजाय। वो भूपेंद्र यादव, मतलब मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान से होते हुए मामला आ करके भूपेंद्र यादव और उसके बाद निर्मला सीतारमन का नाम आखिरी नाम आज जुड़ा है कि निर्मला सीतारमन तमिलनाडु से हैं, परिसीमन वाला फैक्टर है। परिसीमन वाला फैक्टर मतलब, हालांकि मुझे थोड़ा हास्यास्पद लगा कि परिसीमन वाले फैक्टर को कौन न्यूट्रलाइज कर लेगा, निर्मला सीतारमन, जो अभी एक देखिए पार्षद का चुनाव जीत पाएंगी कि नहीं ये नहीं देखिए, पता है, लेकिन नाम जो आया संघ है। जो संघ ने नाम दिए, हम्म, उसको काउंटर करने के लिए दक्षिण भारत से इस बार कोई चाहिए, इसलिए मांग करवा रहे थे। हम्म, हम्म, फिर खट्टर का नाम आया था कि भाई खट्टर की कोई इक्वेशन ठीक नहीं है अमित शाह से, ऐसा बोला जाता है। और हम्म, संघ के है तो वो खट्टर एक चल जाएंगे। लेकिन खट्टर के साथ प्रॉब्लम है कि नागपुर में आके नागपुर की बात सुनेंगे, दिल्ली में आके अमित शाह ने डांट के बोला तो वो सुनेंगे। हाँ, वो असर्टिव नहीं।
कि नहीं, मुझे संघ नहीं बोला, यही होगा। हम्म, ये ये इसीलिए जद्दोजहद चल रही। हम्म, तो कई नाम और आएंगे अभी, क्योंकि नए नए नाम देके भाई लगातार कंफ्यूजन तो बढ़ा नहीं है ना। हम्म, लेकिन हम्म। अब तक नहीं हो रहा है, यही मतलब है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग, वही तो मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की हम लोग चर्चा कर रहे थे, और 3 दिन की मीटिंग में जो खबर छन के आई भीतर की, वो अब सीधा निशाना प्रधानमंत्री पद है, संघ के निशाने पर प्रधानमंत्री की कुर्सी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप समझ लीजिए फिर मुझे वो लगता है यशस्वी। कि एक लाइन में मैं समाप्त करूं तो वो वही है, जब सर्प यज्ञ किया था महाभारत में, हम्म, महाभारत के एंड की बात, मतलब उसमें हम्म, तक्षक को आना था यज्ञ में। हम्म, तक्षक इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा तू मेरे सिंहासन के पीछे छुप जा, किसी की औकात है मैं देखता हूं। तो फिर आह्वान हुआ, तक्षकाय न स्वाहा इंद्राय न स्वाहा, हम्म। और इंद्र के साथ तक्षक यज्ञ में आए। तो यदि नहीं बनी बात अध्यक्ष पद को लेके, फिर तक्षकाय न स्वाहा इंद्राय न स्वाहा होगा। बाकी चलिए, इशारा काफी है समझने के लिए। हाँ, हाँ। और मैं ऊपर वाले की कृपा से कुछ दिन पहले ही जिस जिस वो हवन कुंड जो बनाया गया था, जिसमें यज्ञ हुआ था, और तक्षक आया था स्वाहा बोलने पे, वो कुंड देख के आया। वाह। वो जहां पर वो यज्ञ जो है अनुष्ठान किया गया था, तो वो भी देख आया। अब ये देखना है कि कलयुग में ये इंद्रेण स्वाहा और तक्षक, कौन तक्षक है कौन इंद्र है, वक्त बताएगा, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, कल दोपहर फिर हम आएंगे, कार्यक्रम यही होगा, साथ में भाव होंगे। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।